साल था 1998। अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. अमेरिका ने तुरंत ही भारत के खिलाफ काफी टफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इंडिया की इकोनॉमिक हेल्प रुकवा दी गई। हाई इन टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई भी इंडिया के लिए बंद कर दी गई। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान, यूरोपियन यूनियन ने भी भारत पर सिमिलर सैंक्शन लगा दिए। इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स काफी कॉम्प्लेक्स थी। सोवियत यूनियन ऑलरेडी टूट चुका था और रशिया अपने आप को दोबारा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। Greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union. The Soviet Union itself is no more. चाइना को भी ये समझ आने लगा था कि उसकी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका और यूरोप को पसंद नहीं आ रही है। बस इसी बैकड्रॉप में 1998 में रशिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर येवगेनी प्रिमाकोव ने एक प्रपोजल दिया कि इंडिया, रशिया और चाइना को मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए, जिसका नाम दिया ट्रोइका, यानी 3 राष्ट्र और 1 संगठन। और उसका मेन मकसद था साथ मिलकर अमेरिका और यूरोप के ग्लोबल डोमिनेंस को काउंटर करना। और आज वापस वही वक्त आ गया है। यूरोप और अमेरिका मिलकर रशिया पर प्रेशर डाल रहे हैं बाय सपोर्टिंग यूक्रेन। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर फुल स्विंग में है और इधर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी खराब हो चुके हैं। इस बीच एक बार फिर रशिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई लावरोव ने प्रपोज किया कि इंडिया, रशिया और चाइना को फिर से RIC यानी रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग को रिवाइव करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नाटो देश इंडिया को चाइना के खिलाफ भड़का रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि RIC एक बार फिर से मिलकर काम करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इंडिया क्या करे? क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या ये 3 देश एकजुट होकर दुनिया के सामने एक नई ताकत बन सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है जो पहले भी बनाया गया था और टूट गया? चलिए आज की इस वीडियो में इसे डिटेल में समझते हैं। RIC का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1990s के दौर में आया था, जब रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे येवगेनी प्रिमाकोव। ये वो समय था जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बदल रहे थे। 1991 में सोवियत यूनियन टूट चुका था, जिससे 15 नए देश बने थे, जिसमें एक था रशिया। इसी दौर में इंडिया अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। हमें अपना सोना यूके को गिरवी रखना पड़ा था और LPG रिफॉर्म शुरू हुए थे। चाइना में भी तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट के बाद एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, जिसमें चाइना का एलिगेशन था कि अमेरिका ने उसके खिलाफ साजिश की थी। ये तीनों देश, रशिया, इंडिया और चाइना, उस समय अमेरिका के डोमिनेंस से परेशान थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोल्ड वॉर में अमेरिका का कैपिटलिज्म जीत गया और सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म हार गया। इस वजह से तीनों देश एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे थे जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ स्ट्रेटजी बना सके। येवगेनी प्रिमाकोव ने 1998 में इंडिया का दौरा किया और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बात करते हुए उन्होंने RIC का आइडिया प्रपोज किया। उनका कहना था कि ये 3 देश मिलकर एक ऐसा फोरम बना सकते हैं जो US की हेजेमोनी को काउंटर करे। India's relations with Russia are time tested. They are relations of traditional friendship. So far as China is concerned, India is trying to improve its relations and going in the direction of normalizing them. 1998 से लेकर 2020 तक RIC के अंडर काफी मीटिंग हुई है।
कभी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, कभी फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर और कभी फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पर। 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में G20 की समिट के दौर में एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट हू जिनताओ मिले थे। ये मीटिंग RIC का फाउंडेशन था और इसके बाद में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसा एक बड़ा ग्रुप बनाने का आइडिया दिया। लेकिन दोस्तों, ये RIC का सफर इतना आसान नहीं रहा। 27 साल के दौर में 1998 से 2025 तक RIC के लीडर मात्र 20 बार मिले हैं, मतलब हर साल में एक बार भी नहीं। और खासकर 2020 के बाद जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, तब से इंडिया ने RIC से थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन अब रशिया फिर से इसको रिवाइव करने की बात कर रहा है। तो सवाल है, क्या वजह थी कि RIC कमजोर पड़ गया और अब क्यों इसकी बात हो रही है? RIC के कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजह है इंडिया और चाइना के बीच टेंशन। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ, 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन में काफी खटास आ गई है। गलवान में जो हुआ उसके बाद इंडिया में बाइकॉट चाइना का नैरेटिव काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। चाइनीज एप्स बैन हुए, चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ कैंपेन चले और पब्लिक सेंटिमेंट चाइना के खिलाफ हो गया। इसके पीछे एक बड़ा हाथ अमेरिका का भी था, जो अपने मीडिया हाउसेस के जरिए इंडिया में एंटी चाइना नैरेटिव को प्रमोट कर रहा था। ग्लोबल टाइम, जो चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, उसने ओपनली लिखा था कि इंडिया और चाइना को एक दूसरे के खिलाफ करने वाला अमेरिका है। उसका कहना था कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे से लड़ते रहें ताकि वो दोनों को कंट्रोल कर सके। लेकिन इस नैरेटिव के बावजूद इंडिया ने RIC से दूरी बनाई, क्योंकि गलवान के बाद चाइना के साथ ट्रस्ट का इशू बन गया था। इसके अलावा अमेरिका ने मौके का फायदा उठाया और इंडिया को क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में खींच लाया। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है और इसका मेन एम है चाइना को काउंटर करना। क्वाड के जरिए अमेरिका ने इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें वो चाइना के खिलाफ एक नई स्ट्रेटजी का हिस्सा बन सके। ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड का खूब मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि ये 4 देश ड्रैगन्स की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक तरफ RIC कमजोर पड़ गया और दूसरी तरफ क्वाड ने जोर पकड़ा। इसके बावजूद रशिया अब भी RIC को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि रशिया को लगता है कि ग्लोबल इक्वेशन अब फिर से बदल रहे हैं और इस बार अमेरिका के खिलाफ एक नई स्ट्रेटजी बन सकती है। कुछ दिन पहले रशिया से एक न्यूज आई कि रशिया RIC को रिवाइव करने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं और मौके का फायदा उठाकर तीनों देश मिलकर एक नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। रशिया का ऑब्जर्वेशन है कि नाटो और अमेरिका चाहते हैं कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहें। नाटो इंडिया को एंटी चाइना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। रशिया के हिसाब से अगर इंडिया और चाइना एक साथ आए तो ये दोनों देश अमेरिका और नाटो के इन्फ्लुएंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया का एक बड़ा एजेंडा है ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को चेंज करना। 2024 में कजान में हुई ब्रिक्स समिट में रशिया ने इंडिया और चाइना को एक साथ लाने की कोशिश की और काफी हद तक हैंडशेक भी करवाया। रशिया का एक बड़ा सपना है कि ब्रिक्स कंट्री मिलके एक नई करेंसी बनाए जो US डॉलर को चैलेंज कर सके। लेकिन जब ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पहुंची, तब उन्होंने धमकी दी कि अगर ब्रिक्स ने ऐसा किया तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे और ब्रिक्स कंट्रीज का ट्रेड अमेरिका में बंद कर देंगे। इस धमकी के बाद इंडिया ने सफाई दी कि हम ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं जो डॉलर को रिप्लेस करे। लेकिन रशिया का कहना है कि इंडिया और चाइना को अब सोचना चाहिए और अमेरिका के डर से अब बाहर निकलना चाहिए। पुतिन का ये भी कहना है कि अगर तीनों देश एकजुट होंगे तो उनकी लड़ाई का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, RIC को रिवाइव करना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया और चाइना के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट। गलवान और डोकलाम के इंसिडेंट के बाद इंडिया का चाइना के प्रति भरोसा कम हुआ है। इसके अलावा चाइना का पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशनशिप भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रिसेंटली जब एशियो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ।
इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाना था। इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें पहलगाम में हुआ रिसेंट टेररिस्ट अटैक मेंशन होगा, जिसमें इंडिया ने क्लियर एडवाइस दिया था कि ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने किया है। लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में चाइना ने पहलगाम अटैक को शामिल नहीं होने दिया, जबकि बलूचिस्तान का एक ट्रेन हाईजैक इंसिडेंट को इंक्लूड किया गया है जो पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करता है। जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये डॉक्यूमेंट देखा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो इस पे साइन नहीं करेंगे। और यहाँ चाइना का पाकिस्तान के प्रति प्रेम एक बार फिर से सामने आया। चाइना का हिस्ट्री रहा है वो हमेशा पाकिस्तान के टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करता रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जैसे लश्कर-ए-तैयबा के शाहीन मोहम्मद, तलहा सईद और अब्दुल मक्की को ग्लोबली डेजिग्नेटेड करने की बात आई, चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज करके उन्हें बचा लिया। 26/11 मुंबई अटैक के टेररिस्ट के खिलाफ भी चाइना ने यूएनएससी में एक्शन ब्लॉक किया। चाइना का ये स्टैंड पाकिस्तान के लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो टेररिज्म के इशू पे इंडिया के कंसर्न को सीरियसली नहीं लेता। पहलगाम अटैक के बाद चाइना ने एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, जो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक इंसल्ट था। इंडिया का कहना था कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसके प्रूफ भी दिए गए, लेकिन चाइना ने इसको ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया। इससे इंडिया के लिए ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ गया। इसके अलावा दूसरा चैलेंज है अमेरिका का प्रेशर। अमेरिका चाहता है कि इंडिया क्वाड में रहे और चाइना के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाए। ट्रंप के सेकंड टर्म में उनकी पॉलिसी काफी अनप्रेडिक्टेबल रही है और उन्होंने रशिया और चाइना दोनों के खिलाफ एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए हैं। ट्रंप ने रशिया को वार्न किया कि वो आग के साथ खेल रहा है और यूक्रेन के साथ टॉक्स को भी बंद कर दिया। ऐसे में इंडिया को डिसाइड करना होगा कि वो किसकी तरफ जाना चाहता है, अमेरिका के साथ क्वाड में या रशिया के साथ आरआईसी में। दोस्तों, इंडिया के लिए ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। एक तरफ अमेरिका का क्वाड है जो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है और इंडिया को जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलाइज देता है। दूसरी तरफ रशिया का आरआईसी है, रशिया जो एक पुराना दोस्त है और ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म भी देता है। लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी हमेशा से मल्टी अलाइनमेंट की रही है। हम किसी एक तरफ पूरी तरह नहीं झुकते, लेकिन अब ऐसा टाइम आ रहा है जहां इंडिया को क्लियर स्टैंड लेना पड़ सकता है। रशिया का कहना है कि इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन है उन्हें बात के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। पुतिन ने पहले भी इंडिया और चाइना के बीच मीडिएशन कराने की कोशिश की है, जैसे 2024 में ब्रिक्स समिट के दौर में। लेकिन चाइना को पहले पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को कम करने होंगे, खासकर टेररिज्म के मामले में। तभी इंडिया के लिए आरआईसी में जेन्युइनली इंटरेस्ट बन सकता है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आरआईसी एक गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन अगर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन कंटिन्यू रहे और अमेरिका का प्रेशर बढ़ता रहा तो आरआईसी सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आरआईसी दुनिया में एक नई ताकत बन सकता है? क्या इंडिया को चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या फिर इंडिया को क्वाड के साथ रहना चाहिए और अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।